माय चैनल। तो मैं आज आपको 17 नवंबर के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे हमारा है एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो पहला ये है, इसमें देखेंगे क्या पढ़ना है। विद 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का फुल फॉर्म है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इसमें यह है कि श्रमल सेक नियरिंग इट्स फाइनल स्टेज एंड एफर्ट बीइंग ramped up to the arrive at conclusive agreement a consortium of countries including कौन है इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। जॉइंटली इन्होंने कहा क्या, वेडनेसडे को, कि कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर दैट could result in market distortion and aggravate the trust deficit among parties। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि ट्रस्ट की कमी मस्ट बी अवॉइडेड, कि मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ये बोला जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है पॉलिसी, उसको नाम दिया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU ने प्रपोज किया है पॉलिसी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। किस चीज़ के लिए? टैक्स प्रोडक्ट के लिए, सच एज सीमेंट, स्टील, ठीक है, और एक्सट्रीमली कार्बन एक्सटेंसिव है ये, और ये विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 2026 से ये इफ़ेक्ट में आएगा। अब बेसिक ग्रुप में देखो कौन है। तो बेसिक ग्रुप में है ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। ये लार्ज इकोनॉमीज़ हैं जो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट किस पे हैं? कोल पे। तो ये चीज़ हमारी ज़रूरी है, ये हम मेंस आंसर राइटिंग में नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, 1 मिनट। तो इसमें हमें ये देखना है कि बेसिक यानी कि बी से हो गया ब्राज़ील, ठीक है, BA से ब्राज़ील हो गया, S से साउथ अफ्रीका है, I से इंडिया एंड C फॉर चाइना। तो इसमें यह है बेसिक ग्रुप जो है वो क्या करती है, वो डिपेंडेंट उसका मोस्टली किस पे है? कोल पे है, ये चीज़ ध्यान देना है। फिर आगे इसमें दिया है सेवरल ईयर वॉइस्ड कॉमन कंसर्न। तो जितनी भी जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने कॉमन कंसर्न दिखाया है, रिट्रीटेड देयर राइट टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स पे, राइट टू यूज़ फॉसिल फ्यूल ड्यूरिंग देयर ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। जो अपने ट्रांजिशन वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें है राइट टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स इस दौरान, ट्रांजिशन के दौरान। और देयर स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न, ठीक है, दैट डेवलप्ड कंट्री वर नॉट शोइंग लीडरशिप और रिस्पॉन्डिंग विद द मैचिंग एफर्ट। तो ये बात हुई जो COP27, जो 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ हो रही है, वहाँ पे इस बारे में बात हुई। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम आगे आएंगे। वाइस चांसलर से रिलेटेड ये न्यूज़ हमारा आया है, तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। टू रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। रीसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट को लेके, वाइस चांसलर VC को लेके, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो VC को अपॉइंट किया जाता था, वाइस चांसलर को, तो उसको रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। इसमें बोला गया कि इन स्टेट यूनिवर्सिटी इन वायलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC का वायलेशन देखा गया। सिग्निफिकेंट कंटेस्ट ऑफ जो हायर एजुकेशन है फेडरल कंट्रीज़ जैसे इंडिया में। तो इसमें फर्स्ट केस, एक केस की बात हो रही है, फर्स्ट केस की यहाँ पे बात हो रही है जिसकी वो है यहाँ पे गंभीरधन के गांधवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, गुजरात की, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इनक्यूबेंट वाइस चांसलर ऑन द ग्राउंड दैट रिसर्च कमिटी डिड नॉट फॉर्म अ पैनल टू अपॉइंटमेंट ऑफ VC, did not form a panel appointment of VC, therefore was not in accordance with UGC regulation of 2018.
It was held that since the state law were जो इसका बोल रहे हैं जो रिपगनेंट बोलते हैं, रिपजनेंट भी बोलते हैं, रिपजनेंट बोल लो, तो रिपजनेंट का यहाँ पे ये मतलब बताया जा रहा है कि जो भी जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर इनकन्वीनियंस है, ठीक है, को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जो यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2018 आया, वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है इसमें कि नॉट अकॉर्डेंस विथ यूजीसी रेगुलेशन, मतलब यूजीसी जो रेगुलेशन 2018 आया उसके अकॉर्डेंस यानी उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया, ठीक है, और ये इन कंसोनेंस है यूजीसी रेगुलेशन के। ये लाइन याद रखनी है, यहाँ पे जो ये रिपजनेंट दिया हुआ है उसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं इन कंसोनेंस, ठीक है, टू यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के। सेकेंड केस जो है वो केरला से रिलेटेड है, प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस, अक्टूबर 21, 2022 का। इसमें बेंच ऑफ जस्टिस एमआर शाह, एमएम सुंदरेश, ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, AKTU की, वहाँ पे वाइस चांसलर को अपॉइंट करने को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब देखो, बट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर्ड अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन केरला, जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन केरला है उसको क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है, साथ साथ हमको एक इस पे हम शॉर्ट नोट में भी अपने डिस्कस करेंगे जो जो हमारी जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर वाइस चांसलर और गवर्नर, देखो चांसलर और वाइस चांसलर दोनों को लेकर के ये आजकल बार बार डिस्कशन हो रहा है, तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अब इसमें एक लाइन और भी दी हुई है, यहाँ पे देखो, वीसी इज़ अपॉइंटेड बाय चांसलर, जो वाइस चांसलर है वो अपॉइंट किया जाएगा चांसलर के द्वारा। रेलिवेंट यूनिवर्सिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि रूल दैट इफ प्रोविजन ऑफ स्टेट लॉ रिप्रेजेंट टू प्रोविजन ऑफ द यूनियन लॉ, स्टेट लॉ विल बिकम वाइड। तो उस कंडीशन में स्टेट लॉ क्या हो जाएगा, वाइड, नल एंड वाइड, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो, कोर्ट कंक्लूजन दैट द प्रोविजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट आर रिप्रेजेंट टू द यूजीसी रेगुलेशन अंडर, किसके तहत इन्होंने ये चीज़ को फॉल्टी बोला है कि फॉल्टी है, गलत है। कोर्ट ने कंक्लूड किया है प्रोविज़न जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें यूजीसी रेगुलेशन अंडर आर्टिकल 254 इज़ फॉल्टी। देयर आर सेवरल रीजन फॉर सेइंग दिस। फर्स्ट, केयरफुल रीडिंग ऑफ आर्टिकल 254 would show that जो रिप्रेजेंसी अंडर द आर्टिकल रिलेट टू स्टेट लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। तो इसमें ये एक लाइन है कि जो ये आर्टिकल है वो जो रिलेटेड है स्टेट लॉ और सब्सटेंटिव लॉ का, वो बनाया गया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। और इसमें आर्टिकल 254(2) की भी डिस्कशन हुआ है। सेकेंड, रूल रेगुलेशन मेड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है। एंड थर्ड विल बी Constitution does not in general term define the term law। जो define the term law है, Constitution does not in general term define the term law। इंक्लूसिव इसमें आर्टिकल 13(2) की बात की जा रही है जो अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सारी जो मेन में थोड़ी थोड़ी पॉइंट है वो हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम यहाँ पे बात करेंगे Who should pay for climate change, ये देखना हमको इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे समरी में क्या बोल रहा है यहाँ पे। इसमें बिटवीन 1900 एंड नाउ बात की गई है 1900 से लेके अभी तक की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बेनिफिटेड हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, विच ऑल्सो लेड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन।
ठीक है. Therefore, option like financing the developing or underdeveloped countries by development world have been discussed at COP27 में डिस्कस हुआ. Our world in data.org data from the global carbon project उसमें शो करता है बिटवीन 1751 टू 2017 47% CO2 इमिशन केम फ्रॉम US एंड EU 28 मतलब EU 28. ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है. इंडिया इज अमंग द टॉप 7 एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन. इंडिया अमंग यानी कि 7 इमिटर्स जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के हैं, इंडिया वन ऑफ देम है. ठीक है, इंडिया उन्हीं 7 कंट्रियों में से है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन में है. हाउएवर सम इमिशन आर अनअवॉइडेबल इफ वी सीक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बोला जा रहा है कि कुछ इमिशंस जो हैं वो अनअवॉइडेबल हैं. ठीक है, उनको अनअवॉइडेबल है, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता. बट पुट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट्स इमिशन आर फार लेसर पर हेड देन फॉर अदर. वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा अगर देखें GHG एमिशन 6.3 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2020. US इज अबव, US जो है वो अबव है 14 पे, उसके बाद 13 रशियन फेडरेशन, फिर 9.7 इन चाइना, और इंडिया रिमेन बिलो द वर्ल्ड एवरेज एट 2.5. तो इंडिया जो है अभी भी बिलो है वर्ल्ड एवरेज के, मतलब जितने वर्ल्ड में जितने लोग का पार्टिसिपेशन इस मतलब जिसमें उनका रिस्पॉन्सिबल है वो, उसके कंपैरिजन इंडिया कम है. और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हम ज़्यादा कम यहाँ पे देखे जा सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूज़ और है जो देखना है. क्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन FTA नेगोशिएशन. ठीक है, तो यहाँ देखना है टू अचीव एक्सपोर्ट टारगेट. ठीक है, अचीव करना एक्सपोर्ट टारगेट जो है उसको $2 ट्रिलियन बाई 2030. इंडिया इज़ गोइंग फॉर होल हॉग ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. इंडिया जा रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए. इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग FATAs विद कंट्री. किस किस के साथ FATA कर रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स? यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ, UK के साथ, इजराइल के साथ. These FATAs over a wide array of topics such as टैरिफ रिडक्शन को लेके, इम्पैक्टिंग इंटायर मैन्युफैक्चरिंग को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, सर्विस सेक्टर को लेके, डिजिटल इश्यूज़ को लेके, जैसे डेटा लोकलाइजेशन को लेके. इस पे डेटा लोकलाइजेशन पे हमने पूरा डिस्कस भी किया है शॉर्ट नोट में. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट मे हैव इम्पैक्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को लेके, फैसिलिटीज़ और फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी को लेके. तो इंडिया क्या कर रही है? बट इंडिया नेगोशिएट मोस्ट FATA बिहाइंड क्लोज डोर. पर इंडिया मोस्ट जो FATA है नेगोशिएट कर रही है बिहाइंड क्लोज डोर विद वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस. बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस क्या है, नेग्लिजिबल स्क्रूनिटी के साथ वो कर रही है. दिस इज़ नॉट द केस इन अदर कंट्रीज. ये और कंट्रीज़ के साथ ऐसा केस नहीं है. होम इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग सच एज FATA. इन UK फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सेवरल रोबस्ट मैकेनिज्म. UK के पास सेवरल मतलब बहुत सारे रोबस्ट मैकेनिज्म हैं दैट फोस्टर अ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन FATA नेगोशिएशन. फर्दरमोर there are institutional apparatus that enable the scrutiny of the action of the executive during after the signing of FTA. ठीक है, अब FTA नेगोशिएशन जो UK के साथ है उसके रिलेटेड यहाँ पे बात है. इंडिया इज देयर इज़ नो मैकेनिज्म ऑफ एनी रोल ऑफ परमानेंट इन द रेटिफिकेशन ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इंडिया के पास किसी भी तरीके का मैकेनिज्म नहीं है किसी भी रोल के लिए, जैसे फॉर एनी रोल ऑफ पार्लियामेंट जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हो. किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी रोल नहीं है. तो यहाँ FATA से रिलेटेड है जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये हमें पता करना है कि FATA तो बहुत सारे पे फोकस कर रही है इंडिया, क्योंकि उसको अचीव करना है $2 ट्रिलियन टारगेट जो एक्सपोर्ट का है. पर हमारे पास जैसे और कंट्रियों के पास एक
जो कह सकते हैं सेवरल रोबस्ट मैकेनिज्म अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है। तो ये था आज का जो हमें डिस्कस करना था, द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, और हमने डिस्कस किया। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।